जय हिंद दोस्तों। आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ अपने चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर एक बार फिर। सो सो ये वीडियो जो है आपका डेमो वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले वाला मैंने वीडियो बना दिया है और उसमें जो भी मेरा क्लास की अनाउंसमेंट थी वो मैंने कर दी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या क्या कहते हैं क्लास 12th का चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। तो बायोपोलैरिटी का मतलब क्या होता है उसको समझेंगे। ठीक है, उससे पहले हम शीत युग में जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उसका थोड़ा बेसिस भी स्टार्ट करने बेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको पढ़ना कैसे है चैप्टर को। ठीक है, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी निकाल लीजिए साथ साथ में। ठीक है, तो उसी को उसके साथ हम क्या कहते हैं इसको कवर करेंगे पूरे पूरे चैप्टर्स को। ठीक है, और जो मैं बोलना चाहूँ उसके साथ अगर आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर हैंड रिटन नोट्स आपके यहाँ है तो बेटर है। अगर अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एंड में पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा अगर आपने ग्रुप में ज्वाइन कर लिया है। तो सबको बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है क्या नहीं करना है, एंड में बता दूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। डिस इंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, यूनिपोलर वर्ल्ड, मिडल ईस्ट क्राइसिस पढ़ेंगे हम, अफगानिस्तान गल्फ वार पढ़ेंगे, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स डेमोग्राफीज। ठीक है ना, CIS है ना, 21st सेंचुरी अरब स्प्रिंग। ठीक है, अरब स्प्रिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। सोवियत संघ का विघटन, एक द्वितीय विश्व, एक मध्य एशिया संकट, अफगानिस्तान में खाड़ी युद्ध, लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतांत्रिक, ये सब पूरा का पूरा चैप्टर होने वाला है। ठीक है, समझेगा आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और साथ में अगर नोट्स बनाना चाहते हो बना लीजिए। अगर हैंड रिटन अगर आप जब मेरी क्लास एंड हो जाती है तो आपको एक नोट्स पीडीएफ मिल ही जाता है। ये क्लास आपकी डेमो वीडियो होने वाली है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, चैनल पर नया है तो उसको जरूर देखिए, पुरानी प्लेलिस्ट को भी देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो समझते हैं सबसे पहले इसमें है क्या कि हम समझते हैं कि दो ध्रुवीयता का मतलब क्या होता है। ये जो चैप्टर है इसका जो क्या कहते हैं इसका आधार है वो क्या, शीत युद्ध है। शीत युद्ध से भी पहले आपको पता होगा कि आपका विश्व युद्ध हुए थे 1939 से 1945। ठीक, अगर आपको पता हो तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। ठीक है, विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दो शक्तियाँ थी आपकी, एक सोवियत संघ और आपका अमेरिका। दो शक्तियाँ उभर कर बहुत उभरी। मतलब कि वही वह साफ था कि एक मयान दो तलवार। ठीक है, अगर कोई दो दोस्त अगर आपके आसपास को दो आप गली में देख लीजिएगा अपने आसपास, अगर दोनों को दोनों के पास पैसा है तो उनकी मुश्किल से बनती होगी। वो अपने ऊपर अपने उस रोब में रहता होगा, वो दूसरा अपने रोब में रहता था। ऐसे ही सोवियत संघ और क्या कहते हैं, सोवियत संघ मतलब कि आज का रूस जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, और अमेरिका था। अमेरिका और इसकी बनती नहीं थी। क्यों नहीं बनती थी? सबसे पहले बनती नहीं इनका बनने का कारण नहीं था कि इनकी विचारधाराएं अलग थी। विचारधारा मतलब कि जो सोवियत संघ जो रूस था इसकी विचारधारा क्या थी, समाजवादी विचारधारा थी। ठीक है ना, सामाजिक कल्याण ETC। ठीक है, सबको साथ लेके चलना। और जो आपकी वो क्या कहते हैं अमेरिकन विचारधारा थी, वो क्या थी आपकी पूंजीवादी। मतलब कि क्या कैसे और किसके लिए उत्पादन करना है, वो कौन तय करता था? वो तय करता था बाजार की शक्तियाँ। और यहाँ पर समाजवाद में क्या होता, क्या कैसे और किसके लिए उत्पादन करना है। ठीक है, वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है सरकार। ठीक है, सरकार का नियंत्रण होता है। अगर आप देखना हो तो चीन देख लीजिए, रूस देख लीजिए। ठीक है, तो ये था दो। ठीक है, तो दोनों की विचारधाराओं में अंतर था, इस कारण दोनों की बनती नहीं थी। ठीक है ना, तो इसी से इनके बहुत सारे दोस्त भी थे जो उनकी विचारधारा को समर्थक थे, है ना। और इसी तरीके से क्या कहते हैं सब कुछ, कोई कोई देश समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे, कोई बहुत सारे उसी तरीके से आपके पूंजीवादी के। ठीक है, तो दोनों के बीच में कभी टसल रहती थी। ठीक है ना, शीत युद्ध का मतलब क्या था? शीत युद्ध का मतलब होता है कि एक ऐसी परिस्थिति बनी जंग की, वार की, लेकिन जंग हुई नहीं। ठीक है ना, मतलब लड़ाइयाँ चली लेकिन वो लड़ाइयाँ जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी ना वो नहीं लड़ती थी। वो अपने दोस्त अपने जो अलाइज हुआ करते थे, जो अपने मित्र राष्ट्र हुआ करते थे, उनको लड़वा दिया करते थे और अपना शक्ति प्रदर्शन किया करते थे, हम इतने ताकतवर है, इतने ताकतवर है। ठीक है ना, इसका उदाहरण देखना है तो आपको अफगानिस्तान देख लीजिए, इसका उदाहरण देखना है तो आप वहाँ देख लीजिए, वियतनाम देख लीजिए, इसका उदाहरण देखना है तो आपको बहुत जगह देख लीजिए। ठीक है, बहुत जगह उन्होंने अपना टांग अड़ाई, अपने दोस्त जो उनके अलाइज थे वहाँ पे क्या कहते हैं लड़ाइयाँ करते थे, खुद नहीं लड़ते थे प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो जैसे जैसे शीत युद्ध बढ़ता गया, शीत युद्ध जैसे जैसे बढ़ता गया तो क्या हुआ, समय के साथ साथ क्या हुआ, अब इनके समर्थक देश भी आ गए। तो पूरा का पूरा यूरोप था वो शीत युद्ध के चपेट में आ गया धीरे धीरे करके। क्यों आ गया? देखो, यूरोप जो है आपको अगर आपने देखा हो तो यूरोप की जो सीमा है
अगर आपने देखा हो ढंग से तो यूरोप की अगर सीमा जो है अगर आपने देखी हो तो यूरोप की जो सीमा है वो किससे लगती है, पूरे के पूरे रूस से, रसिया से। और फिर इसके बाद लेफ्ट साइड में आपका अटलांटिक महासागर आता है, उसके बाद आपका अमेरिका आता है। तो जो क्या कहते हैं नियंत्रण अगर अमेरिका का होगा वो तो होगा पश्चिमी यूरोप पर, ठीक है। और पूर्वी यूरोप पर किसका नियंत्रण हो सकता था, किसका नियंत्रण था, आपका सोवियत संघ का अर्थात रूस का, ठीक है। तो दोनों ही चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा देश उनके समर्थक बने, ठीक है ना। तो दोनों दोनों ने क्या कहते हैं दोनों देशों ने बहुत सारे संगठन बनाए। आपको पता होगा नाटो जो वर्तमान में एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ, ठीक है। एक सैनिक संगठन है, ठीक है ना। इसे वार्सा पैक्ट साइन हुआ, पता होगा आपको, नहीं पता तो पढ़ लीजिएगा, पढ़ाऊँगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ चल रही थी, ठीक है। तो हुआ क्या कि हुआ ये इसी तरीके से क्या हुआ कि जो जर्मनी था, जर्मनी, पूर्वी जर्मनी जो था वो सोवियत संघ का समर्थक था, और जो पश्चिमी जर्मनी था वो किसका समर्थक था, तुम्हारा अ, अमेरिका का, पूंजीवादी व्यवस्था का। देख लीजिए सामने लिखा होगा जो सोवियत संघ का संगठन, क्योंकि जो पूर्वी जर्मनी है ये किससे लगती थी, इसके प्रभाव में थी आपके सोवियत संघ, क्योंकि सोवियत संघ इनकी मदद करता था। और पश्चिमी जर्मनी किसके समर्थन में थी, अमेरिका के समर्थन पे। तो क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि 1989 में क्या हुआ कि जो बर्लिन की दवाई जो क्या कहते हैं, लोग परेशान हो गए थे, किससे परेशान हो गए थे, सोवियत संघ से। और मतलब सोवियत संघ पूरी तरह से टूट गया था, ठीक। तो लोगों ने क्या करा, इस दीवार को गिरा दिया और जर्मनी का एकीकरण हुआ। मतलब कि अगर मान के चलिए, अगर आप देखिए, अगर मान के चले, अगर ये वाला पार्ट अगर थोड़ा कमज़ोर हो जाए, अगर ये वाला पार्ट थोड़ा कमज़ोर हो जाए तो क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे, इनको अपने अपनी विचारधाराओं में बांधने की कोशिश करेंगे। ये बताएंगे कि क्या क्या इनकी कमियाँ थी। बहुत सारी कमियाँ भी थी सोवियत प्रणाली की, अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे बहुत गरीबी भी थी, है ना, महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी, है ना, बहुत सा भ्रष्टाचार था, प्रशासन बहुत वैसा था। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, सोवियत संघ 1991 में क्या हुआ, टूट गया। कितने देशों में, 15 देशों में, आपको पता ही होगा सोवियत संघ था। तो क्या हुआ, इसी कारण क्या हुआ, जो जो दीवार थी, जो विचारधारा थी आप किसके, पूरा का पूरा जो जर्मनी था वो किसके कब्जे में आ गया, आपका अमेरिकी विचारधारा, मतलब कि पूंजीवादी विचारधारा की। ये आपको दिख रही होगी सोवियत संघ, ठीक है। शीत युद्ध के प्रतीक 1961 में बनी बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा तोड़ दिया गया। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। विद द ब्रेकिंग ऑफ द बर्लिन वार ऑन 9 नवंबर 1899 एंड द एंड ऑफ द कोल्ड वार वाज इनएविटेबल। On 25th December 1991, Soviet Union was officially disintegrated, uh, heralding the end of the Cold War, ठीक है। कहने का मतलब ये था, जो जो शीत युद्ध के दौरान जब क्या हुआ, जो पूर्वी पूर्वी जर्मनी सोवियत प्रणाली के पक्ष में थी और जो पश्चिमी जर्मनी थी वो पूंजीवादी प्रणाली के पक्ष में थी। तो क्या हुआ, जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होने ही वाला था लगभग, तो समझ आ गया था कि लोगों को समझ आ गया कि जो पूर्वी जर्मनी के लोग थे वो भी बहुत ही दयनीय ज़िंदगी में जी रहे थे। यहाँ पे भी बहुत समस्या थी, वहाँ पे गरीबी थी, गरीबी थी, है ना, वो भुखमरी थी, और क्या कहते हैं, बहुत ही लोगों के पास ना रोज़गार नहीं थे, बेरोजगारी थी, प्रशासन में भ्रष्टाचार फैला हुआ था, लोग परेशान हो गए थे प्रशासन से, ठीक है ना। पूरा नियंत्रण तो होता था, सरकार का नियंत्रण होता था, बोलने की आज़ादी थी नहीं इतनी। तो लोग परेशान हो गए थे पूर्वी जर्मनी के लोग। तो उन्होंने क्या करा, आगे जाके इसको तोड़ा, और उन्होंने जब देखा कि पश्चिमी जर्मनी हमसे बहुत अच्छा आगे निकल चुका है, बहुत आगे निकल चुका है, ठीक है। तो वो उस उनको उनको लगा कि जो सोवियत प्रणाली है उसमें खामियां है और उसको हमें उसको छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा, जो पूर्वी जर्मनी के लोग थे उन्होंने सोवियत प्रणाली को छोड़कर कहाँ पर चले गए, अमेरिका के पास, अर्थात अमेरिका के मतलब कि कौन सी विचारधारा अपनाई उन्होंने, पश्चिमी पूंजीवादी प्रणाली। पढ़ाऊँगा पूंजीवादी प्रणाली क्या होती है क्या नहीं होती, आराम से पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब सोवियत संघ का जन्म कैसे हुआ उसको समझ लेते हैं। 1907, ठीक है। The birth of Soviet Union, the Union of the Soviet Union Socialist Republic USSR came into being after the Socialist Revolution in Russia in 1917। मतलब कि जो सोवियत संघ का जो क्या कहते हैं जन्म हुआ वो कब हुआ, आपको पता होगा 1917 की, आपको पता होगी। सोवियत क्रांति, आपको जिसको बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेता कौन थे, लेनिन, आपको पता ही होगा। सोवियत संघ में समतावादी समाज के निर्माण के लिए केंद्रीकृत योजना, राज्य के नियंत्रण पर आधारित और समाजवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली कहलाई। अब पूछा जाता है कि सोवियत प्रणाली का मतलब क्या होता है, उसको समझ लेती है।
व्लादिमीर लेनिन वाज द फाउंडर ऑफ द बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। इससे पहले समझते हैं, द रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल ऑफ सोशलिज्म एंड अपोज टू कैपिटलिज्म एंड द नीड फॉर अ इगलिटेरियन सोसाइटी एंड क्लासिस क्लासलेस सोसाइटी। मतलब कि जो सोवियत प्रणाली थी, जो सोवियत सिस्टम था, वो क्या था, वो एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें क्या हो, क्लासलेस हो। मतलब कि आपको पता होगा, अगर आपने साम्यवाद पढ़ा है, अगर आप मार्क्स के विचार पढ़े, तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे एक समाज की कल्पना करते हैं। कैसे समाज की कल्पना करते हैं कि क्या हो, जिसमें क्या हो, वर्ग विहीन समाज हो। मतलब कि उसमें क्या हो, सब बराबर हो। ठीक है, अब है ना, ऐसे कल्पना करते हैं। सोवियत प्रणाली का आधार ही समाजवाद समाज, मतलब दोनों में डिफरेंस है, लेकिन ऐसी बात नहीं, कुछ आधार दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो सोवियत संघ की समतावादी समाज के निर्माण के लिए केंद्रीकृत योजना। केंद्रीकृत योजना का मतलब कि क्या क्या उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो कौन तय करता था, सरकार, केंद्र सरकार। राज्य के नियंत्रण पर आधारित और समाज साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली कहलाई। मतलब कि राज्य, मतलब कि स्टेट तय करेगा कि क्या होगा ना, है क्या नहीं होने वाला। ठीक है ना। अगर आप जैसे, अगर मान के चलो आपको कोई फैक्ट्री लगानी, तो आपको सरकार की परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। परमिशन ले तो सरकार सरकार तय करिए क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। आप तय नहीं करने वाले क्या बनाना है क्या बनाना, क्या आपको मैन्युफैक्चर करना है, कौन तय करेगा, सरकार तय करेगा। ठीक है, आप समझते हैं द सोवियत सिस्टम की जो करेक्ट जो विशेषताएं थी, वो क्या। सोवियत सिस्टम गेव प्राइमरी टू द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी। सोवियत प्रणाली ने पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा साम्यवाद का विरोध के आधार से प्रेरित था। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो सोवियत प्रणाली थी, मतलब सोवियत सिस्टम था, वो क्या था, मतलब कि कह सकते हैं कि चलो इसको मैं आराम से समझाता हूँ, तो पहले आप लेनिन के बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन वाज द फाउंडर ऑफ बोल्शेविक कम्युनिटी पार्टी। जो लेनिन थे वो कौन थे, आपके बोल्शेविक पार्टी के वो लीडर थे। रशियन रेवोल्यूशन जिन्होंने स्टार्ट किया था। ही वाज द फाउंडर हेड ऑफ द यूएसएसआर। मतलब कि यूएसएसआर था जो उसके कौन थे, वो हेड थे। प्रैक्टिशनर ऑफ द मार्क्सिस्ट एंड ऑल्सो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशंस ऑफ द कम्युनिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब कि उन्होंने मार्क्स जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा आई थी, उनकी प्रैक्टिस करते थे। पता कहने का मतलब उनकी उनकी विचारधारा को अपनाया और उनको समाजवाद के रूप में समाजवादी व्यवस्था के रूप में उसका क्या कहते हैं, प्रयोग भी किया। ठीक है, द पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी, नो अदर पॉलिटिकल और अपोजिशन पार्टी वाज अलाउड। अब सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या थी, और पूंजीवाद सोवियत प्रणाली, मतलब हम जो सोवियत संघ में चल रहा था, उसकी विशेषता क्या थी। सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती थी। मतलब पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती थी, मतलब जिसका पता होगा भारत के अंदर क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था करा, लेकिन अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में क्या है, क्या उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। ठीक है, वो ये कौन तय करता है, ये बाजार की शक्ति है, सब क्या कहते हैं, अ, इसको पावर ऑफ द मार्केट कि क्या वो कौन होती है, डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति की जो शक्ति होती हैं। ठीक है, वो तय करती हैं कहाँ पे, पूंजीवादी प्रणाली। लेकिन सोवियत संघ में कौन तय करता था, आपकी सरकार तय करती थी। सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। नियोजित अर्थव्यवस्था की मतलब कि ये क्या करते थे, हर 5-10 साल के लिए प्लान बनाया करते थे, हमें ये काम करना है और नियोजन करना है। नियोजन जैसे कि आपको पता होगा, भारत में भी सोवियत संघ से प्रेरित होकर नियोजित विकास की पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। ठीक है, तो उसी तरीके से सोवियत संघ में क्या होता था, जो क्या कहते हैं, जो विकास था, विकास की रणनीति बनाई करती कि हमें इस इतने साल में ये काम ये करना है। वो कहाँ से ले वो कहाँ से लिया गया था, वो भी सोवियत संघ से लिया गया था। सोवियत संघ में इसी तरीके नियोजन विकास को नियोजित किया जाता था। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, मतलब कि डोमिनेंस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। आपको पता होगा डोमिनेंस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब कहने का मतलब ये है कि कम्युनिस्ट जो पार्टी थी वो क्या थी, वो डोमिनेंस थी। ठीक है, न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा सभी नागरिकों को सुनिश्चित करना। मतलब कि सभी नागरिकों को, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने क्या कहते हैं अच्छे काम नहीं करे। इसमें ये थी कि देखो, ऐसा हम करेंगे कि इतना प्रोडक्शन करेंगे, कि हम क्या करेंगे, इतना प्रोडक्शन करेंगे, इतना इतना चीज़ों का उत्पादन करेंगे, क्या हो, लोग भूरे मरे ना, और हर इंसान को जो उनकी आवश्यकता के अनुसार उतना उतना पैसा दे दिया जाता था, या फिर उतना जो जो उन्होंने जितना उत्पादन होता था, वो कुछ उसको सारा स्टेट के पास चला जाता था। और सरकार क्या करती थी, उनको सोशल सिक्योरिटी दे दिया करती थी। सोशल सिक्योरिटी मतलब कि उनको क्या कहते हैं, अगर जाना हो तो फ्री, जितना उनको कंट्रीब्यूशन होता था, जैसे
उस हिसाब से उनको हेल्थ में और आपका अनाज में, इन सब चीज़ों में, इलेक्ट्रिसिटी में, इन सब में वो कर देते। बेरोजगारी ना होना, उन्नत संचार प्रणाली। उन्नत संचार प्रणाली मतलब कि इनकी जो संचार प्रणाली थी बहुत उन्नत थी। आपको पता होगा तो अगर आप रूस में गए हो तो रूस के अंदर 11 टाइम स्केल है ना, 11 टाइम स्केल। मतलब कि रूस बड़ा भी बहुत है, मतलब रूस इतना बड़ा, सोचो सोवियत संघ कितना बड़ा होगा। और उस पूरे देश को चलाने के लिए आपको एक बहुत अच्छी संचार प्रणाली चाहिए, मतलब कि ऐसे ही संचार प्रणाली चाहिए जो एक कोने से दूसरे कोने तक जा सके। और उनकी उस टाइम पे उन्नत थी। और 1917 से 1990 में इसका विघटन हुआ, तक इसको चलाने के लिए आपको उन्नत संचार प्रणाली, कम्युनिकेशन तो चाहिए आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बात करने के लिए। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था। मतलब कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हुआ करती थी ना, वो एक बंदे की नहीं हुआ करती थी, वो सरकार की हुआ करती थी। बंदा वहाँ पे रहता था और काम करता था, और जितना भी प्रोडक्शन होता था उसको कहाँ भेज दिया करता था, सरकार को। सरकार उसकी मेहनत के अनुसार जितना उन्हें प्रोडक्शन को, उस हिसाब से उसको उसका इंसेंटिव या उसको उसका हक दे दिया करती थी। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था। उत्पादन के साधन कौन से होते हैं आपको पता ही होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये उत्पादन के साधन होते हैं। मतलब कि लैंड मतलब कि भूमि, लेबर मतलब कि श्रम, लैंड, लेबर, क्या दिमाग से उतर रहा है मेरे, कभी कभार हो जाता है। कैपिटल मतलब कि पूंजी, और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि उद्यमिता। मतलब कि अगर आपको कहीं भी उत्पादन करना है, कि आपको 4 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। लैंड, भूमि की जरूरत पड़ेगी, लेबर मतलब श्रम की जरूरत पड़ेगी, कैपिटल मतलब कि पैसे की जरूरत पड़ेगी, और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उस बिजनेस को चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उन पर केंद्र किसका नियंत्रण था, सारा का सारा किसका, भूमि पर, पैसा पर किसका नियंत्रण था, सरकार का नियंत्रण था। समझ आ गया। इसको इंग्लिश में पढ़े थे। द इकॉनमी वाज प्लान एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट्स। ठीक है, द इकॉनमी थी पूरी किसी प्लान थी। कौन कंट्रोल करता था, सरकार करती थी। सोवियत इकॉनमी वाज मोर डेवलप्ड दैन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट एक्सेप्ट फ्रॉम द यूएस। मतलब कि सोवियत यूनियन थी ना, वो क्या कहते हैं, बहुत विकसित थी। मतलब कि बहुत ही आगे थी अन्य देशों की तुलना में। मतलब बस अमेरिका का छोड़ दिया जाए तो। It had a modern and complex communication network having energy resources including oil, iron, steel, machinery production and a transport sector and connected to remotely city with efficiency। मतलब कि इनको जो इनका कम्युनिकेशन सेक्टर, जो इनका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था बहुत बड़ा था। और यहाँ इनके पास क्या था, बहुत बड़े एनर्जी रिसोर्सेज अच्छे थे। चाहे इसके अंदर आप ऑयल देख लीजिए, आयरन देख लीजिए, स्टील मशीनरी देख लीजिए, प्रोडक्शन देख लीजिए। ट्रांसपोर्ट सेक्टर इनका बहुत उन्नत था। कनेक्टेड रिमोटेस्ट एरिया, मतलब कि बहुत दूर से दूर जो एरिया था वो भी क्या कहते हैं, वो सड़कों से जुड़ा हुआ था। इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाज वेल डेवलप्ड। और इनकी जो घरेलू अर्थव्यवस्था थी, जो उद्योग थे, बहुत क्या कहते हैं, विकसित थे। और क्या कहा जाए तो, अगर बोला जाए तो, हाँ, यहाँ पे बड़ी से बड़ी चीज़ों से लेकर छोटी छोटी पिन का भी उत्पादन हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे कमी ये थी कि यहाँ पे जो क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता था। देखो, क्वालिटी वहाँ पर होगी जहाँ पे कंपटीशन होगा। ठीक है ना, और कंपटीशन वहाँ पर होगा जहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करने चाहेंगे, प्रॉफिट की कोशिश करेंगे। जब बहुत सारे लोग मार्केट में उतरेंगे तो वो चाहेंगे कंपटीशन हो, जैसे कंपटीशन होगा तो क्वालिटी में वो सुधार करेंगे। लेकिन वहाँ पे कंपटीशन था ही नहीं। क्यों नहीं था, क्योंकि क्या उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, क्यों उत्पादन करना है, मतलब कितनी मात्रा में करना है, वो कौन तय करता था। उत्पादन के साधनों पर सारा नियंत्रण, जो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है उस पर किसका कंट्रोल था, सारा का सारा सरकार का कंट्रोल था। तो वहाँ पर सरकार एक ही था, सरकार ही थी। और कोई कंपटीशन था नहीं। जहाँ 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 पे कंपटीशन नहीं हुआ वहाँ पे क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो ये कमियाँ थी, ऐसी बात नहीं है। द सोवियत स्टेट इंश्योर्ड द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजनशिप। लिविंग फॉर ऑल सिटीजनशिप मतलब कि सभी लोगों के लिए, मतलब कि मिनिमम अगर आप देखा जाए तो जो आधारभूत सुविधाएं होती है, जैसे भारत में क्या होता है, पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके तहत आपको राशन दिया जाता है ना। बहुत सारी चीज़ें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र बैंक अकाउंट में आपको सीधा डीबीटी के थ्रू पैसे भेज दिए जाते हैं। अगर जब कोरोना चल रहा था, डीबीटी के थ्रू लोगों के अकाउंट में 500 रुपये आए थे। तो इसी तरीके से क्या कहते हैं, सरकार लोगों की मदद करा करती थी। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में थोड़ा इसका अलग सिस्टम है। अमेरिका में लोग, ऐसी बात नहीं, गरीब दिखेंगे नहीं आपको। जब सड़कों पर जाओगे तो बहुत से लोग भिखारी भी मिलेंगे आपको अमेरिका में अंदर। ठीक है, कहने अमेरिका लगता है बहुत अच्छा, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है जब ठीक है। द सोवियत स्टेट इंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजनशिप।
मतलब कि ये पढ़ लिया। द गवर्नमेंट सब्सिडाइज बेसिक नेसेसरीज इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड वेलफेयर स्कीम ऑफ इट्स सिटीजन। मतलब कि सरकार ने क्या कहते हैं सब्सिडी दे रखी थी। किस पर दे रखी सब्सिडी, मतलब कि सरकार क्या करती थी, इस पर अपना पैसा खर्च करती, हेल्थ पर, एजुकेशन पर, चाइल्ड केयर पर, मतलब कि शिशु शिशु मतलब नवजात बच्चों जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी देखभाल के लिए, वेलफेयर स्कीम, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम चल रही थी वहाँ पर। जैसे आप भारत में LIC बहुत सारी वेलफेयर स्कीम चलाते हैं, उसी तरह वहाँ पे भी बहुत सारी वेलफेयर स्कीम चली थी सरकार। जैसे भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना चली, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चली, प्रधानमंत्री कौन सी आपका विश्वकर्मा योजना चल रही है भारत के अंदर। इसी तरीके से वहाँ पर भी बहुत सारी योजनाएं चल रही थी। देर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट। उस टाइम पे जब क्या कहते हैं, जब सोवियत संघ अपने पीक पर था तो वहाँ पे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी। ऐसी बात नहीं है, लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, जब सोवियत संघ था वो टूटने लग गया, उसकी जो कमियां थी वो दिखना शुरू होगी। देखो, शुरुआत में कोई देश बनता है ना तो उसमें अगर वो सही से चल रहा है, ऐसी बात नहीं, उसमें कमियां नहीं हो, अगर उसमें हमें कमियां आ गई ना, अगर कमियां है तो कमियां दिखेंगी नहीं, धीरे धीरे करके क्या वो कमियां क्या कहते हैं परिणाम लिखाएंगी, गलत परिणाम निकालना शुरू कर देगी। जो वो परिणाम आगे जाके अगर उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो परिणाम क्या कहते हैं आपके विपक्ष में भी आ सकते हैं। ठीक है। स्टेट ओनरशिप वाज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप, लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द स्टेट्स। मतलब कि पूरा का पूरा जितना भी स्टेट थे उस पर किसका नियंत्रण था, सोवियत सोवियत स्टेट का, सरकार का। देर वाज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी नहीं, सारा का सारा ओनरशिप कौन था, सरकार थी। सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी। मतलब कि सोसाइटी के जो आपका समाज था वो किस पर आधारित था, इक्वालिटी पर। समाज में सब बराबर है, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सब बराबर है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं, अमीर भी बहुत सारे हैं, गरीबी हमारे भारत में भी इसी तरीके से अमीर भी बहुत सारे, गरीबी भी बहुत सारे हैं। ठीक है, बताऊँगा इस पे अंतर मैं आपको समझाना शुरू कर दूंगा। ठीक है। दीवार दिख रही है, ये दीवार आपको पता ही है, बर्लिन की दीवार जो थी वो तोड़ दी गई थी 1899 में 9 नवंबर को। तो ये सोवियत संघ के विखंडन की एक शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है कि सोवियत संघ का जब विखंडन होना शुरू होने वाला था, उसके जो संकेत थे वो सोवियत संघ, जो बर्लिन की दीवार गिराई गई, तो वहाँ इसको हम देखा जा वहाँ इसकी जड़ें वहाँ देखी जा सकती है। उन जड़ों को खोजने से पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा कि सरकार में क्या चल रहा था, सोवियत संघ में ऐसा क्या परिस्थितियाँ बनी, धीरे धीरे करके जो सोवियत संघ था विखंडन के लिए की तरफ बढ़ने लग गया। ठीक है। बर्लिन की दीवार थी, आपको पता ही होगी, इधर दिख रही है आपको बर्लिन की दीवार। ठीक है। उसको समझने से पहले आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि ऐसा क्या हुआ। ये आपको सामने दिख रहे कारण दिख रहे हैं, उनको आराम से स्पष्ट करूँगा, उससे पहले आपको मेरी जो बात बोल रहा हूँ उसको समझ लीजिए। देखो, सोवियत संघ ऐसी बात थी, रूस और सोवियत संघ, अमेरिका और जो सोवियत संघ था, ये आपस में एक प्रतिद्वंदी थे एक दूसरे के। प्रतिद्वंदी मतलब कि शीत युद्ध के दौरान जब शीत युद्ध शुरू हुआ था तो उसमें क्या था, एक दूसरे की ये होड़ करा करते थे एक दूसरे की। अगर मान के चलो एक इंसान, एक अगर एक देश ने कोई मिसाइल बनाई है तो वो दूसरे इंसान भी बनाए, तो दूसरा देश भी बनाएगा उसकी होड़ करने के लिए, दिखाने के लिए अगर आप शक्तिशाली तो मैं भी शक्तिशाली हूँ। तो ठीक है, तो ये एक दूसरे की होड़ किया करते थे। तो इसी होड़ में क्या हुआ था, जो क्या कहते हैं, जो अमेरिका था तो वो संपन्न था। अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी वो टिक गई, उसने उसने क्या कहते हैं इस रंजिश को संभाल लिया। लेकिन जो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो उस चीज़ को नहीं संभाल पाई। क्यों नहीं संभाल पाई, धीरे धीरे करके क्या हुआ, जो सोवियत प्रणाली थी उसकी बहुत सारी कमियां सामने आती है। क्या कमी आती गई, देखो, सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण क्या था, सरकार का काम क्या होता है कि पूरे देश पर शासन चलाना। अब सरकार के अंदर एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, एक तरीके से अराजकता वाली स्थिति होती जा रही थी। मतलब कि वो कोशिश कर रही थी कि वो किसी अन्य दूसरी पार्टी को वो चुनावों में आने ही नहीं दिया करती थी। ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ करता था ना, तो अगर वो लोगों को क्या कहते हैं, अगर मान के चलो कोई इंसान सरकार के खिलाफ कुछ लिख भी रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाते थे। ठीक है। और सोवियत संघ ने बहुत कोशिश करी अमेरिका के साथ क्या कहते हैं होड़ करने की, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया वो। ठीक है। हथियारों की होड़ करी हुई, हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। मतलब कि सोवियत संघ कोशिश कर रहा था कि हथियारों की होड़ कर सके, लेकिन हथियार मतलब कि अमेरिका के पास यकीन मानो कि 2 न्यूक्लियर पावर है। इसलिए नहीं कहा जाता, बहुत सारे हथियार है उसके पास। वो उसके पास अपनी कितनी सारी तो क्या कहते हैं सबमरीन्स है। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा मतलब कि आपका परिवहन, ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी उस मामले में वो धीरे धीरे करके पिछड़ता गया।
किन देशों से? पश्चिमी देशों से, मतलब कि पूंजीवादी देशों से। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षा को पूरा नहीं कर पाया। मतलब कि सोवियत संघ पिछड़ता तो जा रहा था, साथ साथ धीरे धीरे करके जो उसके लोग चाहते थे राजनीतिक, मतलब कि आकांक्षाएं, मतलब कि वो लोग स्वतंत्रता चाहते थे। उनको उतनी आज़ादी नहीं थी, बोलने की आज़ादी नहीं थी। अगर कुछ कार्टून बनाकर कुछ लिख दिया जाता था तो उसको तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती थी। तो ये स्वतंत्रता का हनन था। ठीक है, आर्थिक, मतलब कि वहाँ पे धीरे धीरे करके क्या हो, महंगाई बढ़ती जा रही थी। ठीक है, और बेरोजगारी भी बढ़ रही थी धीरे धीरे करके। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। अफगानिस्तान की बहुत पता ही होगा, सोवियत संघ गया था वहाँ पे। इससे सोवियत संघ की अव्यवस्था और भी कमज़ोर हो गई। जैसे कि आपको पता होगा, लुई सोल्वे ने क्या कहते हैं फ्रांस से युद्ध करा, तो उससे क्या हुआ था, वो वहाँ की क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था खराब की। युद्ध में पैसा लगेगा, आपको पता ही है। तो वो पैसा अगर लोगों के कल्याण में लगता तो बेहतर होता, लेकिन उन्होंने क्या करा, युद्धों में लगाया। हालांकि सोवियत संघ के लोगों का पारिश्रमिक लागत बढ़ा, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिम के देशों से बहुत पीछे छूट गया। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो धीरे धीरे करके क्या था, मतलब क्या था, जो सोवियत संघ था वो पिछड़ाना शुरू हो गया। Soviet Union has started declining. Why? They was less weaker than in the terms of technology. When it talks about technology, है ना, when we compare with the Western Europe, the Eastern Europe was not as more efficient in the terms of technology। मतलब कि उनके पास टेक्नोलॉजी उतनी थी नहीं। ठीक है, मतलब कि और जो एक्सपोर्ट्स जो एक्सपोर्ट है इंक्रीजिंग, इम्पोर्ट हैज़ इम्पोर्ट इंक्रीजिंग डे बाय डे। मतलब कि जो इम्पोर्ट था, आयात था, वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो गया। मतलब कि पहले आयात का मतलब क्या होता है, इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, मतलब कि दूसरे देश से अपने देश में चीज़ें मंगाना। और एक्सपोर्ट का मतलब कि निर्यात का मतलब होता है अपने देश से दूसरे देश को चीज़ें भेजना। दो चीज़ें आती हैं। तो निर्यात हो रहा है, यहाँ से बाहर जा रही है तो अच्छी बात है, लेकिन आयात हो रहा था मतलब समझ पा रहे हो, हमारे देश में उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, इस कारण समझते कमियां हैं कुछ। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो मतलब थोड़ी लंबी हो जाएगी, फिर आपको भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो डेमो वीडियो था आपका ये। ठीक है, तो आपके माइंड में अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा। अभी मैंने शायद बना दी है, मैं अपनी टीम से बात करता हूँ, फिर देखता हूँ। ठीक है, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हाँ, आपको कैसे ज्वाइन करना है उसको भी देख लीजिए। वीडियो के एंड में एक मैसेज है, वो देख लीजिएगा। ये आपको सामने मेरा यूपीआई कोड दिख रहा होगा, यूपीआई क्यूआर कोड दिख रहा होगा। इस पर स्कैन कर लीजिएगा आप, और आपको उस पर पेमेंट करनी है 201 की। अगर आपको पूरा का पूरा कोर्स का एक्सेस लेना है तो आप कोर्स की जो आपको मेरा कोर्स की उसकी क्या कहते हैं क्या सुविधाएं, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। सबसे पहले आपको पीडीएफ मिलेगा, मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, मेरी बुक्स मिलेगी आपको। ठीक है, साथ साथ पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, जब भी आप चाहो उसमें ग्रुप में मिले। और क्या कहते हैं, जब तक पेपर नहीं हुए थे आपको आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी, पेपर लिखवाया भी जाएगा। माइंड मैप है, जब पूरा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है तो आपका माइंड मैप के थ्रू पूरा का पूरा समझाया जाता है कि क्या कैसे आपको पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना। मतलब कि किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट जब पूरी की पूरी बुक खत्म हो जाएगी तो आपको सीबीएसई पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं एनालिसिस करके वो प्रोवाइड कर दी जाएगी विद आंसर्स के साथ। ठीक है, ये वन टाइम पेमेंट है आपकी 201। ठीक है, तो आपका सामने नंबर दिख रहा होगा, आप नंबर पे कर लीजिए, आप क्यूआर कोड पे कर लीजिए 9278032677 9278032677। दिस इज़ माई पेटीएम क्यूआर कोड। ठीक है, और जैसे आपको ज्वाइन कैसे करना है वो समझाता हूँ। जैसे आपने पेमेंट करी 201 की, मतलब कि 201 रुपये की, तो आपको क्या करना है, मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करना है 9278032677 पे व्हाट्सअप करना है आपको, और बताना है। और आपको कौन सा भी आपको नंबर आप ऐड करना है, ठीक है, वो बता दीजिएगा, उसको ऐड कर दिया जाएगा। जैसे आप ऐड हो जाओगे आपको वहीं उसी क्लासेस की सबकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, चैनल पे हम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।